पास आउट होगी घड़ी बनाई बनी ठीक है तो घर पे तो घर से कर ले। हाँ उनको कहने का लिंक भेजेगा। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग मुझे सुन सकते होंगे। और आज का दिन जो है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अच्छा दिन नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए तो अच्छा दिन होगा। और इस दिन के जो अच्छे ना होने का जो जिम्मेदार है मेरे ख्याल से मुकम्मल तौर पे जो है वो CAI ही है। क्योंकि CAI वालों ने जो बच्चों के साथ किया है वो नोबडी इज़ नोबडी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने किया क्या है ये। बिकॉज जो उन्होंने रिजल्ट भेजे हैं वो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। इनको बेसिकली अनएक्सपेक्टेड ग्रेड्स कहना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के साथ जो है जिनको ज़ाहिर हम पर्सनली जानते हैं, हमने खुद उनको असेस किया है, उनके साथ लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती जो है वो कर दी है CI वालों ने। अब देखिए, आप लोगों का तो फिर भी है कि अभी A2 आपके पास है, लेकिन जो असल ज़्यादती हुई है वो A2 वालों के साथ हुई है। मतलब A2 में वो बच्चा जो भी एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था और टीचर ने भी उसका एक्सपेक्टेड ग्रेड जो वो A स्टार भेजा था, उसका ग्रेड B आ रहा है या C आ रहा है। या वो बच्चा जिसका एक्सपेक्टेड ग्रेड हमने B भेजा था उसका U आ रहा है। तो दैट इज समथिंग वेरी शॉकिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ A2, क्योंकि उनको सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। अब एक लड़की जो है मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करके बैठी हुई है और ये एक्सपेक्ट करिए कि उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में A स्टार आना है। और उसका जो है फर्स्ट करें बायो में तो A स्टार दे दिया उन्होंने, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में B दे दिया है, C दे दिया। तो उस बेचारी का तो फ्यूचर खराब हो गया ना। उसको तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा इस ग्रेड के ऊपर। तो बाली से ही गलत किया है और एवरीबडी इज शॉक्ड। और ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ है और पूरी दुनिया में जो है इसके ऊपर जो है वो काफ़ी शोर शराबा हो रहा है ग्रेड्स के ऊपर। अब देखिए, जहाँ तक आप लोगों का ताल्लुक है, आप लोग A2 के स्टूडेंट्स हैं और आपका जो ग्रेड आया है वो ज़रा AS का ग्रेड आया है। ठीक है। तो अगर आप लोग माइंड ना करें, अगर इफ़ यू फील कंफर्टेबल, आई डोंट थिंक आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, लेकिन बट स्टिल इफ़ यू अगर आप लोग माइंड ना करें तो क्या आप वन बाय वन मुझे बता सकते हैं कि आपका फिजिक्स में क्या ग्रेड आया है? ठीक है। बल्कि फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब में आप मुझे ग्रेड बताएंगे आपका क्या क्या ग्रेड आया है। तो सबसे पहले नाम जो मेरे सामने लिखा हुआ रहा है आगा हसीब साहब। आगा हसीब साहब, आप बता सकते हैं आपके क्या ग्रेड्स दिए हैं CI वालों ने आपको? हाँ भाई, आगा हसीब साहब। अच्छा, आगा हसीब साहब शायद नहीं बता पा रहे। असद महमूद साहब, क्या बता सकते हैं कि CI वालों ने क्या ग्रेड्स दिए हैं आपको? अस्सलाम सर। इस्लाम, अभी क्या ग्रेड्स मिले आपको? सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में D। D दिया है, तीनों में D दिया है उन्होंने। जी। अच्छा, सही है।
इमादुद्दीन क्या ग्रेड्स मिले तुम्हें? इमादुद्दीन क्या ग्रेड्स मिले? इमादुद्दीन इज नॉट आंसरिंग। फैजान सिराज, आप बता सकते हैं क्या ग्रेड्स हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी फैजान। सर बी सी डी BCD दिया। फिजिक्स में क्या दिया है? सी। ठीक है। ऑलराइट, फराद अहमद खान। फराद अहमद खान, आपको क्या ग्रेड्स मिले? सर DDE। DDE मिला है, ठीक है। फरदान सिद्दीकी, आपको क्या ग्रेड्स मिले? फरदान सिद्दीकी। ऑलराइट, हफ्सा तनवीर, आप बता सकती हैं क्या ग्रेड्स हैं आपके? हफ्सा तनवीर। ऑलराइट। सलाम वालेकुम सर। जी भाई। सर CCD। ऑलराइट, अच्छा। हीरा रहमान, तुम्हें क्या ग्रेड दिए उन्होंने? BCD। BCD दिया है। ऑलराइट। इब्राहिम रियाज, आपको क्या ग्रेड दिए भाई? जी सर स्ट्रेट एज है। तीनों स्ट्रेट दिए हैं। ऑलराइट, जनीता। ABB और C, फिजिक्स में B है। फिजिक्स में B दिया है, ठीक है। उजबक, तुमने तो शायद मुझे ग्रेड बताए थे अपने। तुम्हारा AA B दिया है ना उन्होंने? जी सर। हाँ, तुम्हारा मैथ्स में B दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री में A दिया है उन्होंने। हुजैफा शुएब, तुम्हें क्या दिया भाई ग्रेड? सर BCE। BCE। यस सर। ठीक है। रोहान अहमद। सर AA AA B। ओके। महमूद सारिन। स्ट्रेट एज सर। स्ट्रेट A। ऑलराइट, मोहम्मद। मोहम्मद के आगे क्या है? सिर्फ मोहम्मद है। मोहम्मद। मोहम्मद कौन है ये? अच्छा, मुबश्शिर अली। क्या है? स्ट्रेट A है। अच्छा, मोहम्मद अरमान। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, क्या ग्रेड आए भाई? सर स्ट्रेट एज है। स्ट्रेट A है, ठीक है। ऑलराइट, मोहम्मद बिलाल। सर ABB। ABB, ठीक है। हसन शेख। अभी हसन शेख क्या ग्रेड आए? सर BCC। BCC। ऑलराइट, और ये कौन है? हसान आसिम। हसान है, हसान है? हसान आसिम साहब। मोहम्मद जी सर, उस्मान साहब। मैं नवंबर में दूंगा। मैंने मतलब उसमें ऑफ नहीं किया था। ठीक है, उस्मान, आप बताओ। सर स्ट्रेट एज है। स्ट्रेट ए है, ठीक है। उजैर खान। सर AA B। AA B, ठीक है, सही है। और मुस्तफा। मुस्तफा क्या ग्रेड है? सर तीनों में तीनों में डीज हैं, डीज डी। ऑलराइट, अच्छा। अवेज रियान, क्या ग्रेड्स हैं भाई? अवेज रियान। अवेज बोलो, क्या हुआ? अवेज, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ऑलराइट, राफिज जाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या है भाई ग्रेड्स? सर ABC। ABC। फिजिक्स में क्या है? C। C। गुड। साद आमिद, तुम बताओ।
साद हामिद, सर CBC। ईबीसी। फिजिक्स में क्या है? C सर। सारी मशहूद, AAB ए AAB डबल ए बी। फिजिक्स में क्या है? A सऊद बिन फैसल, सऊद बिन फैसल क्या है भाई ग्रेड? सिमरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम A सलाम। triple B ए ट्रिपल बी। फिजिक्स में क्या है? B बी है। ए किसमें? English language गुड। अच्छा भाई, ये कौन है? सुहेमा तनवीर। सुहेमा तनवीर बेटा, क्या ग्रेड्स हैं आपके? सुहेमा तनवीर। सुलेमान मुहिउद्दीन। सुलेमान क्या ग्रेड्स हैं भाई? सर मेरे A BB और C आया है। ए डबल बी और सी आया। फिजिक्स में क्या है? B। बी आया। ऑलराइट, हसन अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आओ, क्या सर ग्रेड है? BCD आया है मेरा। फिजिक्स में B है। फिजिक्स में बी आया। ठीक है। हुसैन असगर आबदी साहब। सर ABBB। ए ट्रिपल बी। फिजिक्स में ए है। नहीं, फिजिक्स में B है, कंप्यूटर में A है। इधर में। ठीक है। अतर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या किया भाई? AABC और फिजिक्स में B है। फिजिक्स में बी है। ठीक है। तला अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या किया? ग्रेड है स्ट्रेट एज है। जी। ठीक है, गुड। तला तारिक। तला तारिक जल्दी बोल यार। तला तारिक नहीं बोलना चाह रहा अभी। बनिया सलमान बेटा, आप बताओ क्या ग्रेड हैं आपके? सर CDE सीबीडी। क्या बोला? CDE सीडी। फिजिक्स में क्या है? B ठीक है। यूशा, यूशा क्या किया भाई? सर फिजिक्स में ए आया है, बाकी 2 सब्जेक्ट में बी है। ए डबल बी आया। ठीक है, सही है। अच्छा, भी देखें, अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बड़े काम की बात। आपका एएस में कुछ भी ग्रेड आया हो, इट डज नॉट मैटर। आपका चाहे ए बनाओ या चाहे आपका ई फॉर एलिफेंट बनाओ, इट डज नॉट मैटर। उसकी वजह ये है कि ये जो आपका एएस का रिजल्ट है, इसकी कोई खास ऑथेंटिसिटी नहीं है। आपके एएस के ग्रेड का सिर्फ ये एडवांटेज है कि अब आपको सिर्फ A2 पढ़ना है। अलबत्ता सिर्फ जो प्रेशर है वो उन लोगों पर आएगा जिनका यू आया है, क्योंकि यू वालों के लिए अब कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको अक्टूबर नवंबर में ही जाना पड़ेगा। और यू आने का मतलब ये है कि भाई एएस आपको दोबारा पढ़ना है। अब अगर आपका फर्स्ट करें ए आया है, बी आया है, सी आया है, डी आया है, या इवन ई भी आया है, तो आप इसके बारे में टेंशन नहीं लें, क्योंकि ये आप एग्जाम दे के नहीं लाए। फर्स्ट करें अगर आपका ए आया है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि आप एग्जाम दे के ये नहीं लाए। और अगर आपका ई आया है, तो आप बहुत ज़्यादा अफसरदा ना हो, क्योंकि आप एग्जाम नहीं दिया है। आप ये समझने के बस सिर्फ एक जो है वो एक सब्जेक्टिव एनालिसिस हुआ है, एक सब्जेक्टिव असेसमेंट हुई है आपकी, जो कि गलत भी हो सकती है। लेकिन ये बात तो हर कोई जानता है कि अगर मैं 100 बच्चे पढ़ाता हूँ एएस के, तो उन 100 बच्चों में से हर किसी का अगर मैं ग्रेड प्रिडिक्ट कर दूँ, तो ज़ाहिर है सबका ग्रेड वो नहीं आएगा। कुछ लोगों का मेरे प्रिडिक्टेड ग्रेड से ज़्यादा भी आएगा, कुछ लोगों का मेरे प्रिडिक्टेड ग्रेड से कम भी आएगा। तो मैं टीचर हूँ, पूरे साल आपको पढ़ाया, पूरे साल मैं आपको जानता हूँ। मेरी सब्जेक्टिव एनालिसिस जो है वो गलत हो सकती है। तो एक आदमी जो कि हज़ारों मील दूर बैठा हो, उसने आपकी कभी शक्ल देखी है ना, आपकी नेचर के बारे में उसको पता है ना, उसकी परफॉर्मेंस आपको एग्जैक्टली उसको पता है। उसे कुछ जो मार्क्स हैं, कुछ असेसमेंट्स हैं और आपके प्रीवियस ग्रेड्स हैं, उसकी बेसिस पर आपका ग्रेड बना रहा है, तो इसका 50% चांस ये है कि वो आपका गलत ग्रेड ही बनाए। तो लिहाजा अगर आपका ए आया है, तो 50% इस बात का चांस है कि आपका ये गलत आया है। हो सकता है कि 50% चांस इस बात का भी है कि सही आया हो आपका ये। और आपका ई आया है या डी आया है, सी आया है, तो इसमें भी 50% चांस है कि आपको गलत ग्रेड दिया होगा। बट एनीवेज, आपका ए बी सी डी ई कोई भी ग्रेड आया है, आप एक ही लाइन में खड़े हैं, और आप सबको ये एडवांटेज है कि आपका एएस क्लियर हो गया है। जहाँ तक आपके एलिमेंट्स के रिजल्ट का ताल्लुक है, तो आई स्ट्रांगली होप एंड आई स्ट्रांगली थिंक
और मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ये चीज़ आपने भी शायद पढ़ी होगी इनकी कैम्ब्रिज वालों की नोटिफिकेशन में, कि आपको जो A-levels का रिजल्ट होगा वो मेनली आपके A2 पे डिपेंड करेगा। यानी कि आप A2 जो एग्जाम देंगे उसमें अगर आपका A आता है या उसमें अगर आपका B आता है तो फिर आपका जो है इसका ग्रेड A या B, आई थिंक सो, मेरा ख्याल ये है। तो लिहाजा आपका ग्रेड चाहे कुछ भी आया हो, आपको उस पर अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्रेड आपका होना ना होना बराबर है। वो सिर्फ एक समझ लें कि एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी की गई है इन ऑर्डर टू प्रमोट इन क्लास A2। लिहाजा आपका सारा फोकस A2 पे होना चाहिए। एएस में जो कुछ हुआ, सिलेबस जैसे भी हुआ, एग्जाम हुआ नहीं हुआ, ग्रेड जो भी आया, उन सब बातों को आप भूल जाए। एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो A2 का सिलेबस है उसका आपके एएस से कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। ये फिजिक्स में एडवांटेज है, केमिस्ट्री में एडवांटेज नहीं होता, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है वो आपका ए से A2 का सिलेबस कंबाइंड होता है, बगैर एस पढ़े आप A2 नहीं पढ़ सकते। लेकिन फिजिक्स में एक अच्छी बात यह है कि A2 के टॉपिक्स जो है वो एस के टॉपिक से डिफरेंट है। तो लिहाजा एस में आपका कुछ भी ग्रेड आया हो, एस में आपने चाहे जैसे भी पढ़ा हो, आपने प्रिपरेशन की हो या नहीं की हो, A2 आप जो है वो आइसोलेटेड वे में इंडिपेंडेंट ऑफ एस आप उसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आपके ग्रेड की। अब रह जाते हैं वो लोग जिनका यू आया है। अब जिन लोगों का यू आया है अनफॉर्चुनेटली उस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस की जा सकती है कि उनका यू क्यों आया है। देखें, हमने जो ग्रेड भेजे थे, कोई भी टीचर कभी अपने स्टूडेंट का यू तो ज़ाहिर नहीं भेजेगा। तो कोई बहुत ही ख़राब स्टूडेंट होगा तो उसका भी टीचर ने सी या डी भेजा होगा। अब वो सी और डी के बावजूद CI वालों ने अगर उसको यू कर दिया, इवन है कि बहुत सारे बच्चों का ए भी भेजा है, उनका भी CI वालों ने यू किया है, और क्या किया ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो उनको तो डायरेक्ट एग्जाम देना ही पड़ेगा अक्टूबर नवंबर में। अब इसमें ये आपको मैं तसल्ली दे सकता हूँ कि जो आपका अक्टूबर नवंबर का एग्जाम होगा उसके बारे में कॉलेज आपको फुल्ली सपोर्ट करेगा, आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए होगी वो देगा। और मैंने जैसा कि आपसे कहा, ये प्रॉब्लम सिर्फ कराची का, ये हमारे स्कूल का नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ है और पूरी दुनिया में चीज़ों पुकार हो रही है। तो एन मुमकिन है कि CI वाले इस बारे में कोई रिलैक्सेशन दें, रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ फीस दें, रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ एग्जाम दें। हो सकता है वो बोले कि भाई आप जो लोग अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देंगे, जिनका यू दिया है हमने, वो विदाउट फीस एग्जाम दे दें या आधी फीस में एग्जाम दे दें। और इसके अलावा जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है तो उसमें भी हम आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कहने का मतलब ये है कि हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका ग्रेड अच्छा नहीं आया है, जिनका ग्रेड अच्छा नहीं आया है वो टेंशन ना लें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका एस का ग्रेड मैटर नहीं करेगा। इक्विवेलेंस की जो है ना मैटर नहीं करेगा। और जिनका ग्रेड यू आया अनफॉर्चुनेट हुआ है उनको तो फायदा एतबार से देना पड़ेगा अक्टूबर नवंबर में। बाकी ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सही वालों ने पता नहीं क्या किया, हो सकता है कि ये कुछ चेंज कराए, कि उनका भरोसा नहीं है कि इनकी बात का आपको पता है। पूरे 4 महीने इनकी नोटिफिकेशन सुनते रहे, सुबह कुछ बोलते थे, शाम में कुछ बोलते थे, फिर अगले दिन सुबह फिर कुछ बोलते थे, फिर अगले दिन शाम में फिर कुछ बोलते थे। तो लिहाजा बहरहाल ये कि बस अब ये कि डिपेंड तो नहीं पे करना पड़ेगा ज़ाहिर है, क्योंकि हमारा लोकल सिस्टम तो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि मैट्रिक इंटर कर रहे हो, मैट्रिक इंटर कराओ तो पता है कि क्या हालत होती है। एनीवेज, तो बहरहाल ये कि अब जो भी हुआ बस उसको भूल जाएं, उसको एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाएं और आगे की तरफ देखें और A2 पे फोकस करें इंशाल्लाह ताला। एक वैसे अगर आप देखें तो एक तरह से ये आपको एक अल्लाह मियां ने बड़ा अच्छा मौका भी दिया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपका एज ख़राब हो जाता है तो एज के रिजल्ट का एवरेज A2 में आता है, तो उसके हिसाब का A2 भी अफेक्ट होता है। अब अगर A2 का आपका इंडिपेंडेंट अगर असेसमेंट होती है और उसका रिजल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एज आता है, तो आपके पास एक एडवांटेज ये कि अगर आपने इसमें अच्छा नहीं पढ़ा था या इसमें आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी तो आप A2 में इसको कंपनसेट कर सकते हैं A2 को अच्छा करके। लिहाजा विल ट्राई टू फोकस ऑन A2 और विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ A2। और इंशाल्लाह इससे जो आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा वही आपका मेन एलिमेंट्स का रिजल्ट कहलाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है भाई, देखिए बहरहाल बस इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। बाकी अगर आप में से किसी का यू आया है फिजिक्स में तो मैं उससे बोलूँगा कि मुझसे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह ताला मैं उसको फिर बताऊँगा कि अक्टूबर नवंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसका प्लान। बाकी मैं अक्टूबर नवंबर का प्लान को यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा, मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा अक्टूबर नवंबर का प्लान क्योंकि ज़ाहिर है आप में से ज़्यादा लोगों का जो है वो यू नहीं आया है। बट स्टिल अगर आप में से किसी का भी अगर यू आया है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। तो आप में से अगर किसी का भी यू आया है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा एंड विल सी कि व्हाट वी कैन डू। ठीक है जी, तो अब ये कि अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। ठीक, और टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा जो है वो क्या हमने लास्ट टाइम किया था। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन मैं छोड़ के गया था
क्वेश्चन ये था कि भाई अपना क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियस है हीलियम का, ठीक है, एक हीलियम का न्यूक्लियस है और हीलियम का न्यूक्लियस जो है उसका रेडियस जो है वो है 1.5 एक्सपोनेंट -15 मीटर। एक प्रोटॉन है जो कि इन्फिनिटी पर है, उस प्रोटॉन को आपने स्पीड v के साथ फेंका और स्पीड v इतनी थी कि द प्रोटॉन जस्ट रीचेज द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, यानी बस न्यूक्लियस तक वो पहुंचता है, वहां पर पहुंच के स्टॉप हो जाता है। हीलियम जो है 2-4 होता है। हीलियम 2-4 होने का मतलब है कि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका प्रोटॉन नंबर 2 होता है और उसका न्यूट्रॉन नंबर 4 होता है। आपको एक प्रोटॉन का मास दिया हुआ है और आपको प्रोटॉन का चार्ज भी दिया हुआ है, और एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास आपसे कहा गया है कि बराबर होता है। तो आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, फिर आपसे कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, फिर कह रहे हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मालूम करें, फिर आपसे कह रहे हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मालूम करें, फिर कह रहा है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन मालूम करें, और फिर कह रहा है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मालूम करें, और फाइनली कह रहा है कि जो स्पीड v के साथ आपने प्रोटॉन को फेंका था वो स्पीड v मालूम करें। ठीक है, तो ये सब चीजें इसने मालूम करने को आपसे कहा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपने कही कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस मालूम करें, न्यूक्लियस की सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। अब देखिए आपको अच्छी तरह पता होगा कि पोटेंशियल मालूम करने का तरीका क्या होता है। पोटेंशियल मालूम करने का तरीका होता है कि पोटेंशियल बराबर होता है 1/4πε0 Q/r, ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है, सरफेस ऑफ न्यूक्लियस में मालूम करना है। देखिए 1/4πε0 आपको पता है कि वो राउंड ऑफ होकर कितना बनता है, 9.0 एक्सपोनेंट 9 बनता है। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलेगा, चार्ज ऐसे निकलेगा कि न्यूक्लियस हीलियम का है और हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो एक प्रोटॉन का चार्ज इतना है, तो 2 प्रोटॉन्स का जो चार्ज होगा, जो कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो 2 प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो चार्ज का डबल होगा। लिहाजा यहाँ पर क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -90। ठीक है भाई, तो क्यू की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -90। बाकी रह गया आर। आर क्योंकि आप सरफेस पे पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं, तो डिस्टेंस आप लेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा, और रेडियस कितना है 1.5 एक्सपोनेंट -15 मीटर, 1.5 एक्सपोनेंट -15। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आया सरफेस ऑफ न्यूक्लियस पे। जरा कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है आंसर, जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, शाबाश। ऑलराइट, तो ऑल यूशे का इसका आंसर आ रहा है 1.92 एक्सपोनेंट 6 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस जो आ रहा है वो 92 एक्सपोनेंट 6 वोल्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है फाई और उसका फॉर्मूला होता है -gm/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो होता है -gm/r होता है।
माइनस लिखा आपने, जी की वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। मास आपको चाहिए किसका, मास आपको चाहिए न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के सरफेस पे पोटेंशियल मालूम करना है ना आपको। अब ये हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इनमें से किसी भी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास जो आपको दिया हुआ है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, और इनमें से किसी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास आपको दिया हुआ है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम, और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिला के टोटल कितने हो गए 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो ये मास बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है भाई, तो जी की वैल्यू तो आपको पता है गिवन होती है कांस्टेंट 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। मास आपने कैसे निकाला, इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो किसी भी एक प्रोटॉन या किसी भी एक न्यूट्रॉन का मास आपको दिया हुआ है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये मास निकल आएगा। रेडियस आर डिस्टेंस आपको गिवन है विच इज 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 15। ठीक है, तो सॉल्व करके बताएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। इसका आंसर बताएं कितना आ रहा है जल्दी से शाबाश। इसका आंसर आया 2.97 एक्सपोनेंट माइनस 22 जूल पर किलोग्राम। सही है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ रहा है वो माइनस 2.97 एक्सपोनेंट माइनस 2 जूल पर किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो दूसरे पार्ट का आंसर आएगा। तीसरे पार्ट में जी, तो सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, क्या आप लोग को आवाज़ आ रही है? यस नो करके तो बोल दो कम से कम। ठीक है, आ रही है आवाज़। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो है, जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इनिशियली इन्फिनिटी पे था। इन्फिनिटी का मतलब है कि वहाँ पर इसके जो पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो होगा। जब ये सरफेस ऑफ न्यूक्लियस पे पहुंचेगा, तो सरफेस ऑफ न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है। तो जब आप चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करेंगे यानी कि डेल्टा वी, उसका फाइनल पोटेंशियल कितना है 1.92 एक्सपोनेंट 6 माइनस इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना था, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल इसका कितना हो गया 1.92 एक्सपोनेंट 6 वोल्ट।
यानी जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ऑफ न्यूक्लियस पे था वही पोटेंशियल इसका चेंज इन पोटेंशियल होगा, क्योंकि इनिशियली इसका पोटेंशियल 0 था। चौथे पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। चौथे पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन मालूम करें। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी वही लॉजिक होगी। फाइनल पोटेंशियल इसका कितना था 2.97 एक्सपोनेंट -22। इनिशियल पोटेंशियल कितना था इसका 0। तो जो इसका फाइनल पोटेंशियल था -2.97 इंटू 10⁻⁻22 जूल पर किलोग्राम, यही इसका चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली तो पोटेंशियल 0 था इन्फिनिटी पे दोनों। प्रोटॉन प्रोटॉन की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज है? तो देखिए जो राइट, सॉरी ये इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा। तो हमें निकालना था चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी चार्ज की जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बराबर होती है Q इंटू वी के, और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बराबर होती है Q डेल्टा V के। ठीक है, तो Q का मतलब है चार्ज। हमें किसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है? हमें प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है। तो चार्ज प्रोटॉन का आएगा। प्रोटॉन का चार्ज आपको दिया हुआ है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। इस सवाल में लिखा हुआ है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपको दिया हुआ है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन की जगह आ गया 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया था? इतना आया था। कि आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1.92 एक्सपोनेंट 6। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है, शाबाश जल्दी से। अगर मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं 1.6 एक्सपोनेंट -19 मल्टीप्लाई बाय 1.92 एक्सपोनेंट 6। ऑलराइट, 3.07 एक्सपोनेंट -13 जूल्स। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया वो 3.07 एक्सपोनेंट -13 जूल आया। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे रुक के मुझे फटाफट जल्दी से बताएं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया है 3.07 एक्सपोनेंट -13,
ये चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो आंसर आया है ये गेन है या लॉस है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई है या लूज हुई है, ये बताएं जल्दी। ये जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आया है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? और जल्दी से बताएं ये गेन है या लॉस है। ये जो हमने चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला है ये चेंज जो है गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है? देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के पास आ रहा है। प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लिहाजा जब पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा ये वर्क खुद होगा या करना पड़ेगा? जब पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उनके पास लाने के लिए वर्कडन आपको करना पड़ेगा, खुद नहीं होगा वर्कडन। तो जो आप वर्कडन करेंगे इनको पास लाने के लिए वो वर्कडन जो है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा। बेसिकली यहाँ पर जो है ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या चीज़ है? बेसिकली गेन है, ये यहाँ पे गेन हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या हुई है? गेन हुई है। उसके बाद वो कह रहा है पार्ट 6 में कि व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया है? अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो रहा था वो आपको याद होगा, वो बराबर था m डेल्टा फाई के बराबर, यानी कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर थी मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको बताया है मैंने कितना है, 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। और जो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज था वो हमने निकाला हुआ है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज कितना है? माइनस 2.97 एक्सपोनेंट माइनस 22। ठीक है, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये आपका चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। बताएं कितना आ रहा है? शाबाश, इसको मल्टीप्लाई करके बताएं। 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2.97 एक्सपोनेंट माइनस 22। हमें खुदा के लिए इसको कैलकुलेट करके बता दें। कैलकुलेटर भी चल रहा है कि आप लोगों से आज कैलकुलेट करके बता दें। 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2.97 एक्सपोनेंट माइनस 22। जल्दी से शाबाश।
सॉरी यार, ये बार बार नेट मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं कहाँ तक था? ये डिस्कनेक्ट होने से पहले जरा बताइएगा मुझे, बताया था डिस्कनेक्ट होने से पहले मैं कहाँ पर था? हाँ, मैं डिस्कनेक्ट होने से पहले कहाँ पे था? जबरदस्त यार फैजान, लास्ट पेज पे था, बेहतरीन बात कर दी यार तूने यार। मैं रुकिए यार इधर आप लोग। ऑलरेडी बताया कि हमने जो है पार्ट 6 कर लिया था, पार्ट 7 कर रहे थे। ये बताएं जल्दी से, पार्ट 7 डिस्कस करूँ ना? पार्ट 7 से मुझे पूछा कि बताएं स्पीड क्या होगी इसकी भी, ठीक है? तो देखें, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 3 एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 3 एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। पहली जो एनर्जी है इसमें वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो तो गेन हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो लूज हो रही है, क्योंकि जब एक मास दूसरे मास के पास जाता है, अट्रैक्ट होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज होती है। और चूंकि ये स्लो डाउन हो रहा है, स्टॉप हो रहा है प्रोटॉन न्यूक्लियस के पास जाके, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है? काइनेटिक एनर्जी भी लूज हो रही है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो गेन ऑफ एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो लॉस हो रहे हैं हमारे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक हमारा गेन हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो 5.0 एक्सपोनेंट माइनस 49 हुआ है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम स्क्वायर के, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ है वो 3.07 एक्सपोनेंट माइनस 13 हुआ है। अब यहाँ पर आप जो है वो सारी वैल्यूज पुट करेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम आपको गिवन है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज रखेंगे आप, v को सब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर v को सब्जेक्ट बनाकर इसका आंसर निकाल लेंगे, क्या आंसर आ रहा है। जरा v को सब्जेक्ट बना के जरा आंसर निकालें सब लोग, शाबाश, इससे क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेटर यूज करें, शाबाश। हाँ फिर फटाफट जरा v का आंसर कैलकुलेट करके बताएं मुझे क्या आ रहा है, जल्दी से, शाबाश। हाँ फिर खुदा के लिए बता दो क्या आंसर आ रहा है इसका।
हाँ भाई, मैं एक दफ़ा फिर रिकनेक्ट हो गया। अब बताएं ज़रा आंसर क्या आ रहा था इसका। अबे भाई आंसर बताओ, उसका आंसर क्या है यार। छोड़ो यार, जब तक चल रहा है चलाओ उसको। अब क्या करें, क्लास तो पूरी करनी है ना। अदर स्पीड का आंसर क्या आ रहा है, वी का आंसर 1.4 यानी 1.35 1.35.7 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस बेचारे प्रोटॉन की स्पीड जो है वो 1.35 एक्सपोनेंट 7 मीटर्स होगी, तो ये न्यूक्लियस को जस्ट टच करेगा। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा माशाल्लाह से जो है कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इसकी जो है वो वर्कशीट सॉल्व करनी चाहिए। तो लिहाजा हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। चलो अभी आ गई हमारी वर्कशीट नंबर 9, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी वर्कशीट है हमारी। इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में जो है वो हम एक वर्कशीट तो ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन क्लास तो आज 11:30 तक है हमारी। क्लास तो हमारी 11:30 तक है ना भाई आज। भाई क्लास 11:30 तक है ना ये आज। दूसरी कौन सी क्लास आ गई आप लोग यार। कंप्यूटर क्लास अभी है आप लोगों की। नहीं भाई, अभी आपकी कंप्यूटर क्लास में होगी, तो फिजिक्स क्लास 11:30 तक है आप लोग। ठीक है, चलो अभी वर्कशीट सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है माशाल्लाह से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एन आइसोलेटेड सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इसमें an isolated solid metal sphere of radius r is given a positive charge. The distance from the center of the sphere is x. The electric potential at the surface of the sphere is V naught. On the axis of figure 5.1, sketch a graph to show how variation with distance x of the electric potential due to the charge sphere for values x from x is equals to 0 to x is equals to 4. यानी आपसे आसान जबान में क्या कह रहे हैं, आसान जबान में कह रहे हैं कि भाई एक स्फीयर है, ये स्फीयर है बेचारा एक, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r, और उसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है v नॉट। तो आप इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, और सेंटर से जो आप डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस कहलाएगा x। तो आपको इसका डिस्टेंस x का और पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस r लेंगे, फिर डिस्टेंस 2r लेंगे, फिर डिस्टेंस 3r लेंगे, फिर डिस्टेंस 4r लेंगे। इस तरह आप डिस्टेंस के अगेंस्ट जो है पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे आप। ठीक है, डिस्टेंस के अगेंस्ट पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे। अगर आप रिकॉल करें
कि हमने पोटेंशियल का ग्राफ बनाया कैसे था। हमने ये डिस्कस किया था कि सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा सेंटर से लेकर सरफेस तक उतना ही पोटेंशियल रहेगा, यानी कि V नॉट ही रहेगा। उसके बाद पोटेंशियल किस तरह से कम होता रहता है। अभी पोटेंशियल किस तरह से कम क्यों होता रहता है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R। तो इस केस में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, और जो चार्ज Q है स्फीयर का वो भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वो भी कांस्टेंट है। तो लिहाजा जो पोटेंशियल चेंज होगा वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चेंज होगा। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ कि जब डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो पोटेंशियल आधा हो जाएगा। जब डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल 1/3 हो जाएगा, और जब डिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल 1/4 रह जाएगा। तो लिहाजा हम जब सेंटर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू R तक, एक्स की वैल्यू R तक तो क्या मतलब है, सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहेगा V नॉट। लिहाजा ये आपका एक्स की वैल्यू R तक जो है ये आपका पोटेंशियल सेम है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पोटेंशियल आपका V नॉट रहेगा सेंटर से लेकर सरफेस तक। उसके बाद पोटेंशियल कम होना शुरू होगा, लेकिन पोटेंशियल ऐसे कम होना शुरू होगा कि जब डिस्टेंस R से 2R होगा तो पोटेंशियल आधा हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा। यहाँ कहीं आएगा 0.5 और ये कहीं आएगा 2R। ये आ गया आपका 2R पे पोटेंशियल आपका आधा हो जाएगा, 0.5 नॉट हो जाएगा, 0.5 V नॉट हो जाएगा। 3R पे 1/3 हो जाएगा, 1/3 का मतलब होता है 0.33। तो 0.3 कहाँ पे पड़ेगा भाई, ये है आपका 0.1, ये है 0.2, ये है 0.3 और ये है 0.4। तो 0.33 इसके बीच में कहीं पड़ेगा, समवेयर ओवर हियर। आपको 0.33 यहाँ पड़ेगा और 3R और 0.33 आ गया, सही है। और जब डिस्टेंस 4R हो जाएगा, जब डिस्टेंस 4R हो जाएगा तो V 1/4 हो जाएगा, यानी कि V नॉट का 0.25 हो जाएगा, V नॉट इनका 1/4। तो यहाँ क्या आपका 0.25 यहाँ का यहाँ पे। जब आप एक ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का एक कर्व आपको मिलना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। इस तरह का कर्व बन जाएगा, समझ वाली बात। यानी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जो एक मेटल का स्फीयर होता है, चार्ज स्फीयर, उसके सेंटर से लेके सरफेस तक का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब इसकी सरफेस पे पोटेंशियल V नॉट है, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो सरफेस से लेके सेंटर तक होगा, तो V नॉट हमारा सेंटर से लेके सरफेस तक। इसके बाद पोटेंशियल कम होना शुरू होगा। पोटेंशियल किस तरह कम होना शुरू होगा वो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल जो कम होना शुरू होगा वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जब आपका डिस्टेंस R था तो पोटेंशियल V नॉट था, जब डिस्टेंस 2R होगा तो पोटेंशियल V नॉट का आधा हो जाएगा, यानी कि 0.5 V नॉट। जब डिस्टेंस 3R होगा, यानी कि 3 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ेगा, तो पोटेंशियल आपका 1/3 हो जाएगा, यानी कि 0.33 V नॉट। और जब आपका डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा 4R, तो फिर आपका जो है पोटेंशियल रह जाएगा 0.25 V नॉट। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज E नॉट। अब जिस तरह पोटेंशियल सरफेस पे V नॉट था, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सरफेस पे क्या होगी, E नॉट। On the axis of figure 5.2, sketch a graph to show the variation with distance x of the electric field strength due to the charge sphere for values of x from x is equals to 0 to x is equals to 4R। तो कह रहे हैं कि आप यही ग्राफ आप बनाएं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए बनाएं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या होता था, हमने एक ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ भी बनाया था अगेंस्ट डिस्टेंस, और उसमें डिस्कस हुआ था कि सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होती है, क्योंकि स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, स्फीयर के अंदर कोई फील्ड नहीं होती। फिर सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ पे फील्ड जो है मैक्सिमम कितनी E नॉट है, और फिर वो कम होने लगती है डिस्टेंस के साथ साथ। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कम होगी वो पोटेंशियल के मुकाबले में ज़्यादा कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर आता है, जबकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में जो है वो Q अपॉन R आता है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि वहाँ पे आप डिस्टेंस डबल कर रहे थे तो पोटेंशियल आधा हो रहा था, यहाँ पे डिस्टेंस डबल करेंगे तो पोटेंशियल आधा नहीं होगा, बल्कि डबल का स्क्वायर कितना होता है 4,
तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। वहाँ पे आप डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा रहे थे, 3 टाइम्स बढ़ा रहे थे, तो पोटेंशियल 3 टाइम्स कम हो रहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है 3 गुना कम नहीं होगी, बल्कि 3 का स्क्वायर टाइम्स कम होगी। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 टाइम्स कम होगी, एंड सो ऑन। तो देखें आपका सेंटर से लेके सरफेस तक यानी कि रेडियस तक, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, आपका जो सेंटर से लेकर और सरफेस तक यानी जहाँ तक रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी? 0 आएगी। फिर सरफेस पे यानी कि जहाँ पे डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको दी हुई है E0। फिर जब आप 2r पे जाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगी। जब डिस्टेंस डबल करेंगे तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब आप डिस्टेंस डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 4 टाइम्स कम हो जाएगी। 4 टाइम्स कम होने का मतलब है 0.25 रह जाएगी। तो 2r पर आ जाएगा आपका 0.25 आपका पॉइंट आ जाएगा। जब 3r पे जाएंगे तो ये 1/9 हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 1/9 कितना होता है बताओ जल्दी से यार? 1/9 में तो 0.1 होता होगा शायद। 1/9 कितना होता है? तो बता दो जालिमों। 0.1 होता है। तो 0.1 कहाँ पड़ रहा है भाई? 0.1 यहाँ कहीं पड़ रहा है मेरा पॉइंट। 3r पे तक 0.11 हो जाएगा। और जब 4 टाइम्स जाएंगे तो 1/16 हो जाएगा। ये 1/16 कितना होता है भाई? 0.0625। ये 0.0625 कैसा आएगा? 0.065 ऐसा आएगा कि ये है आपका, नहीं 1 यहाँ पे नहीं होगा, 0.1 आपका यहाँ पर होगा, ये तो 0.05 है, यहाँ होगा, और ये आएगा 0.065। तो ये 0.05 है, 0.065 इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे यहाँ जाएगा, समझो। ये ग्राफ जो है आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आपका इस तरह का बन जाएगा। अच्छा, आप ये भी नोट कर सकते हैं कि पोटेंशियल का जो ग्राफ बना था वो देखिए इतना स्टीप नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो मैं ग्राफ बनाया है वो कहीं ज़्यादा स्टीप है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ इतना स्टीप होने की क्या वजह है? तो मैंने आपको कल भी बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका ग्राफ स्टीप बन रहा है, जबकि वी जो है वो सिर्फ आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेडियंट जो है वो ई के ग्राफ का ज़्यादा होता है, ई का जो ग्राफ होता है वो ज़्यादा स्टीप होता है। ठीक है भाई, ये पहला सवाल आपका वर्कशीट का हो गया। अब आ जाए आप दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि स्टेट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बताएं कितना होता है, क्या होता है? तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस directly proportional to their product inversely proportional to the square of separation between them or distance between them। पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान जो सेपरेशन होती है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद आगे ये कहता है कि टू चार्ज मेटल स्फीयर्स ए एंड बी आर सिचुएटेड इन अ वैक्यूम एज इलस्ट्रेटेड। दो मेटल स्फीयर है और वो जो है आपने चार्ज किए हुए हैं और दोनों वैक्यूम में रखे हुए हैं। ठीक है, the distance between the surfaces, the shortest distance between the surfaces of the spheres is 6 cm। यानी दोनों स्फीयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है।
A movable point P lies along the line joining the centers of the two spheres, a distance x from the surface of sphere A. और कह रहे हैं कि वो लाइन जो कि उन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, वो लाइन जो कि इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, आपका जो एक पॉइंट P है उस लाइन के ऊपर है जो कि मूव कर सकता है। यानी कि पॉइंट P को अगर आप जो है सरफेस ऑफ स्फीयर A से मूव करना शुरू करें, अगर आप पॉइंट P को सरफेस ऑफ स्फीयर A से मूव करना शुरू करें तो सरफेस ऑफ स्फीयर A से जितना दूर जाता रहेगा तो डिस्टेंस x कहलाएगा। अब आपने क्या किया, पॉइंट P को जो है वो आप सरफेस ऑफ A से मूव करते रहे, जीरो से स्टार्ट किया आपने। जब सरफेस ऑफ A पे था तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी वो तकरीबन इतनी थी, पता नहीं कितनी बनेगी, ये तकरीबन 7 बनेगी। तो जैसे जैसे वो पॉइंट P सीधे आप पे मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होती रही और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर पे जाके आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, जीरो हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव में आ गई क्योंकि जो दूसरा वाला स्फीयर है उसकी फील्ड स्टार्ट हो गई होगी और उसकी सरफेस तक इस फील्ड मैक्सिमम गई होगी, फिर दोबारा वो भी जीरो हो गई होगी। अभी कह रहा है कि पहले तो आप इस फिगर को फिगर 6.2 को यूज करते हुए एक्सप्लेन करें whether the two spheres have charges of the same और opposite sign। यानी दोनों स्फीयर्स के ऊपर जो चार्ज है वो सेम साइन का या ऑपोजिट साइन का। ये चीज भी मैंने आपको कल भी बताई थी, कल से पहले भी बताई थी। इस ग्राफ को देखकर बताएं कि दोनों स्फीयर्स का चार्ज जो है वो सेम साइन का या ऑपोजिट साइन का है। जल्दी से, शाबाश। देन दोनों स्फीयर्स का चार्ज जो है सेम साइन का या ऑपोजिट साइन का है। ऑलराइट, ये बात आपने लास्ट में डिस्कस की थी कि दोनों चार्जेस सेम है। उसकी वजह ये है कि जब दोनों चार्जेस सेम होंगे, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। बात मैंने आपको कल एक्सप्लेन की थी ना कि फर्स्ट करें कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी फील्ड आउटवर्ड होगी, और ये चार्ज भी पॉजिटिव है तो उसकी फील्ड भी कहाँ होगी, आउटवर्ड। अब देख सकते हैं दोनों फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो एक की फील्ड पॉजिटिव है, एक की फील्ड नेगेटिव है, यानी दोनों ऑपोजिट है। rather दोनों की फील्ड ऑपोजिट होने का मतलब है कि दोनों का चार्ज सेम है, क्योंकि आमने सामने रखे हुए दो स्फीयर्स का चार्ज सेम होगा तो उनकी फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। अब फर्स्ट करेंगे दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड इनवर्ट होगी, इसकी भी इनवर्ट होगी। दोनों एक दूसरे के एरो आप देखते हैं, दोनों एरो एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। इनमें से अगर एक चार्ज नेगेटिव होता और एक चार्ज पॉजिटिव होता तो उसकी फील्ड लाइन इनवर्ट होती, इसकी फील्ड नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता तो उसकी फील्ड लाइन इनवर्ट होती और पॉजिटिव वाले की आउटवर्ड होती, तो दोनों फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में होते। तो यहाँ पर जो दोनों फील्ड लाइंस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्या तो दोनों पे चार्ज क्या है, सेम चार्ज है। तो बोथ हैव चार्जेस ऑफ सेम साइन have charges of same sign as the electric field strength is opposite or net electric field strength is zero, the point between them। और चूंकि दोनों के बीच में एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो आ रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो कब हो सकती है, जब दोनों की फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हो। वरना क्योंकि देखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर है, अब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते, उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उसी सूरत में जीरो हो सकता है कि जब वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होने का मतलब ये है कि दोनों का साइन सेम है। तो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होगी दोनों। हाँ, अलबत्ता इस ग्राफ को देखकर आप कभी भी ये नहीं बता सकते
तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है और दोनों का जो चार्ज सेम साइन का है, तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बताना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये बताना पॉसिबल है कि दोनों के ऊपर जो है वो सेम चार्ज है, या तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये कह रहा है कि यू अ प्रोटॉन इज एट अ पॉइंट P वेयर x is equals to x where x is equals to 5 centimeter. So use data from figure 6.2 to determine the acceleration of the proton. कह रहे हैं कि प्रोटॉन जो है पॉइंट P पर है जहाँ पर x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो उस वैल्यू पर x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पे बताएं कि प्रोटॉन का एक्सीलरेशन क्या होगा। जहाँ पर x की वैल्यू 5 है उस जगह पर प्रोटॉन का एक्सीलरेशन मालूम करें। अब देखिए जहाँ पर x की वैल्यू 5 है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वैल्यू दो बता कितनी है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी है 3 इंटू 10 की पावर कितनी दी हुई है, 10 की पावर 3। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है 3 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो एट x is equal to 5.0 centimeter, electric field strength is equal to 3 exponent 3 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मैं नेगेटिव में नहीं ले रहा। नेगेटिव में क्यों नहीं ले रहा, उसकी वजह ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो पॉजिटिव नेगेटिव है तो फिर हमने रेफरेंस के लिए ली हुई है ना, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है बस। देखें जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है नेगेटिव में लेने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना ये इसका ऑपोजिट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसका ऑपोजिट है, सिर्फ ये मतलब है, वरना दोनों की वैल्यू को मैं प्लस में ही लूंगा। अब हमें चाहिए एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, F इज इक्वल टू क्या होता है, m में होता है, तो एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, F अपॉन m। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होती है F अपॉन Q से। तो यहाँ से F किसके बराबर होगा, Q मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ज़्यादा जब मैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रीराइट करूंगा तो F की जगह क्या आएगा, Q मल्टीप्लाई बाय E डिवाइड बाय M। अभी बात हो रही है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन का चार्ज और मास आपको एग्जाम में गिवन होता है, एग्जाम तो खैर आप लोगों ने दिया नहीं, लेकिन अगर आप एग्जाम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देंगे तो पेपर 4 में गिवन होगा आपको। ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपका होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 और मास ऑफ प्रोटॉन आपका तकरीबन होता है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने अभी निकाली और वो कितनी है, ये 3 एक्सपोनेंट 3 है। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं कि एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, शाबाश। अभी कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, शाबाश जल्दी से बताएं। Alright, so it is 2.87 exponent 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया 2.87 एक्सपोनेंट 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सप्रेशन आ गया। लास्ट पार्ट में कह रहा है कि यूज डाटा फ्रॉम फिगर 6.2 टू स्टेट द वैल्यू ऑफ x एट विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज मैक्सिमम। गिव द रीजन फॉर द वैल्यू यू हैव चूजन। कह रहे हैं कि आप x की वो वैल्यू बताएं जिस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पोटेंशियल के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है। और आपको याद रखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। आसान जबान में ये कह रहा है कि ये बताएं कि ग्राफ में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो ग्राफ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा वो इस पॉइंट पर है मेरे ख्याल से, ये जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा वैल्यू तकरीबन कोई 14 के करीब है सबसे ज़्यादा वैल्यू। और ये वैल्यू एक्स की किस वैल्यू पर है, ये एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर पर सबसे ज़्यादा। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब ये होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल rate of change of electric potential means potential gradient, rate of change of electric potential means potential gradient, which is equal to electric field strength. And it has the maximum value at x is equals to 6.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और ई की सबसे ज़्यादा वैल्यू 6 सेंटीमीटर पर है जैसे कि ग्राफ से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो इसमें वर्कशीट में मजीद काम आ जाए फिर इंशाल्लाह ताला हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब भी कवर होगी आपकी, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी ये कि आखिर में एक दफ़ा फिर चैप्टर खत्म, चैप्टर तो खत्म हो चुका है, अपने वर्कशीट करना चाहिए। जी सर वो फाइल दे देगा प्लीज, याद सर प्लीज। वर्कशीट कंप्लीट हो जाए फिर एक साथ ही दे दूंगा ना, कि तो एक ही दो ही क्वेश्चन किया ना मैंने, तो वर्कशीट कंप्लीट हो जाए तो मैं देता हूँ। जो पीडीएफ चैप्टर की जो पीडीएफ है वो शेयर कर देता हूँ, वर्कशीट में कंप्लीट करके शेयर करूँगा, ठीक है। पीडीएफ ऑफ चैप्टर लेक्चर की पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। तो आखिर में बस मैं यही बोलूँगा कि बस अब आप लोगों का जो भी ग्रेड आया है उस पर इत्तिफा करें, सब्र करें, because it is not important, it is just a formality. Focus on your A2 because your A2 grade will matter. Secondly, if you have got a U in physics, then please contact me. I'll suggest you what to do and we'll sort out कि इसका हम क्या solution निकालें। अदरवाइज अगर आपका E तक भी आया है तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, टेंशन ना लें, ये बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है आपको A2 में प्रमोट करने की। जो आपका असल ग्रेड होगा वो A2 का ग्रेड होगा, तो फोकस ऑन द ग्रेड ऑफ योर A2 क्लास, ठीक है। तो टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास and Allah Hafiz.